तो भाई लोग, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने डेथ गॉड के एक नए एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। पर अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर देखो। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी बोर नहीं करेगा। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो हो सकता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूं। खैर, काफी बातें हो गई, चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर खत्म हुई थी। एक आंख वाला भिखारी ब्लैक स्टाफ की बातों को सुनने के बाद मास्टर के पास जाते हुए बोलता है, हमें माफ कर दीजिएगा एल्डर, इस हरामखोर को अब हम हजारों टुकड़े करेंगे, वो भी धीरे धीरे। तो उसके साथ वाला भिखारी भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, यह कमीना नॉर्मल मौत डिजर्व नहीं करता, इसे तरपाने में बहुत मजा आएगा। वही मास्टर उन सब की बातों को सुनता हुआ सोच रहा होता है, जब तक हो सके मैं उन सभी को यहीं पर रोक कर रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे। इसी के साथ हम चू को देखते हैं जो कि अपने पूरे जी जान को लगाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके बगल से एक शॉट काफी ही ज्यादा स्पीड में निकलता है जिससे कि वह बाल बाल बचा था। बाद में जब वो अपने पीछे देखता है तो वह भिखारी उसके बहुत ही ज्यादा करीब तक पहुंच गया होता है, जिसके चलते वह दोबारा वहां से भागना शुरू कर देता है। वहीं वह भिखारी उसे बोल रहा होता है, तुम छोटे कीड़े कहीं के वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम स्ट्रगल करोगे तो तुम्हारी मौत और भी अधिक बुरी होगी। पर चू थोड़ी ने उसकी बातों को सुनने वाला था, वह और भी स्पीड में भागता हुआ रास्ते के साइड में लगा हुआ एक पेड़ के टहनी को पकड़ता है और बहुत ही जोरों से उसे खींचते हुए पीछे उस भिखारी को उस जगह पर आते ही छोड़ देता है। इस कारण से वह भिखारी थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बाद में वह चू को देखते हुए बोलता है, चूहे छोटे हो या फिर बड़े होते तो घिनौने ही हैं। मुझे यह सोचकर भी डर लगता है कि एक छोटा सा बच्चा वह असासिन बन गया है, शायद इसीलिए एल्डर इतना चिंता कर रहे हैं। इतना बोलते हुए जब वह आगे जाता है तो चू उसकी नजरों से गायब हो चुका था, जिसके चलते वह उसे ढूंढते हुए कहता है, तुम छोटे कीड़े कहेंगे, आखिर तुम कहाँ पर छुप गए हो। जबकि चू उसके ही बगल में बैठा हुआ था और उसके वहां से जाने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने बगल में कुछ चूहों पर पड़ता है जो कि किसी की कटी हुई शरीफी हाथों को खा रहा होता है, जिसको कि देखता हुआ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और तुरंत ही वह चूहों वाली भाषा को निकालने लगता है उसे अपनी ओर बुलाने के लिए। चूहे जिसको कि सुनता हुआ उसकी ओर देखने लगते हैं और उसके पास जाने ही वाले होते हैं। तभी वह भिखारी चू को ढूंढ लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, मैंने सही सोचा था, तुम ऐसे ही किसी जगह पर छुपे होंगे। खैर, मैं तुम्हारा बैकग्राउंड तो नहीं जानता, लेकिन इविल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के कारण तुम्हारा भाग्य यही है। इसीलिए भले ही तुम उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहे, पर फिर भी यहाँ मरना तुम्हारे लिए भाग्यशाली है, क्योंकि आखिरकार माउंट टियानिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि लोग दफन होने के लिए सपने देखते हैं। पर फिर भी मैं तुम्हारी बॉडी को धूप वाली जगह पर दफनाऊंगा, इसीलिए नफरत मत करना। इतना बोलते हुए वह जैसे ही चू को मारने वाला होता है तभी उसकी नजर अपने बगल में पड़ता है जहाँ से कि हजारों आदमखोर चूहे उसी की ओर बढ़ रहा होता है, जिसको कि देखते हुए वह कहता है, आखिरकार ये चूहे कहाँ से आ रहे हैं। तभी वे सारे चूहे उन दोनों के पास पहुंचकर उन दोनों के ही बॉडी पर चढ़ना शुरू कर दिया होता है, जिसके चलते वह भिखारी परेशान होते हुए कहता है, घिनौने चूहे कहेंगे, जल्दी हटो मुझसे दूर। इसी के साथ वह उन चूहों को कुचलना शुरू कर दिया होता है। इस कारण से कई सारे चूहे उसके पैरों को नीचे आते हुए मारे जाते हैं, जो कि उस भिखारी के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। वे सभी चूहे इस कारण से बहुत ही ज्यादा भड़क चुके थे और तुरंत ही एक चूहा हवा में उड़ता हुआ उस बंदे की नाकों को वहीं पर काट लेता है और देखते ही देखते कई सारे चूहे उस बंदे को वहीं पर खाना शुरू कर देते हैं। इस कारण से वह बंदा इससे बचने की कोशिश तो बहुत करता, पर हम देख पाते हैं वह बंदा इतने सारे चूहों के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वही चूह उस जगह से बाहर निकलने के बाद जब अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उस बंदे की चीख ही बस वहाँ पर रह जाती है। बाकी पूरा का पूरा बंदा खत्म हो चुका था, जिसको कि देखता हुआ चूह दोबारा उन चूहों को अपनी ओर बुलाता हुआ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं, जिससे कि कोई बोल रहा होता है, क्या तुम गिव अप कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो चलो, मेरा दिल बदल गया है, मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर देता हूँ, चलो अपने गर्दन को आगे करो। इतना बोलते हुए वह उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी मास्टर उसे जोरदार तरीके से पकड़ने के बाद सीधे जमीन पर पटक देता है। एक आंख वाला भिखारी जो देखता हुआ बोलता है, यह हरामखोर गिव अप नहीं करने वाला है। इतना बोलते हुए वह भी मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर कई सारे अटैकों को करता है, लेकिन मास्टर उन सभी से किसी तरह बचे जा रहा होता है। पर वह भिखारी लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था। इस कारण से मास्टर तुरंत ही उस बंदे से दूर भागता है और अपने शॉट को लेते हुए बोलता है, चलो एक साथ मरते हैं, अगर मैं सरवाइव नहीं कर सकता तो तुम में से एक को तो मैं नर्क के रास्ते में अपना साथी बनाकर ले ही जाऊंगा। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ उससे बोलता है, क्रिम्सन असासिन, क्या सच
सच में अभी तुम अपनी मौत की चिंता करने के बजाय किसी और को मारने की ज्यादा चिंता कर रहे हो, यह ही बवासीर है। तो मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, भैंस की टांग, आखिर तुम लोगों को इस तरह के फैसलों को सुनाने का अधिकार किसने दिया? तुम लोग बस अपनी पावर को बनाए रखने के लिए लोगों को तरपाते हो। जिस पर कि ब्लैक स्टाफ बोलता है, ओह तो तुम ऐसा सोचते हो? सच में तुम्हारे जीने का कोई भी कारण नहीं है। तो मास्टर उसे बोलता है, अगर तुम नर्क के रास्ते में मेरे साथी बनना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ वह बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था और तुरंत ही उसे गालियां देते हुए क्रिम्सन अससासिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसका कि सामना करने के लिए मास्टर भी तैयार होता है। पर वह ब्लैक स्टाफ के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और ब्लैक स्टाफ का किक वह सीधे मास्टर को हिट करता है, जिसके कारण मास्टर काफी ही दूर तक जाकर गिरता है। जिसको कि देखता हुआ ब्लैक स्टाफ बोलता है, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मास्टर जिस पर कि कर्राते हुए उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर। हम देखते हैं जो बिल्कुल ही उसी के पास भागता हुआ आ रहा होता है और उसके पास पहुंचकर कहता है, क्या आप ठीक हो? तो मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने अपने मास्टर के ऑर्डर को नहीं सुना था? तुम्हें तो भाग जाना चाहिए था, यहाँ पर वापस क्यों आए हो? दूसरी तरफ चू को वहाँ पर देख ब्लैक स्टाफ बोलता है, आखिरकार यह बच्चा यहाँ पर कर क्या रहा है? उसके पीछे गए हुए डिसेबल का क्या हुआ? तो एक आंख वाला भिखारी बोलता है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं इन दोनों को ही एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। इतना बोलते हुए वह जैसे ही उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है तो उसी समय उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके चलते वे लोग बहुत ही गौर से उस ओर देखते हुए कहते हैं, आखिरकार ये है क्या? वही चू बोल रहा होता है, मास्टर हमें जाना होगा। जिस पर कि मास्टर बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, क्या मुझे तुम्हें फिर से समझाना होगा? जिस पर कि चू से बताता है, नहीं मास्टर, बस मेरी बातों को सुनो और जब मैं सिग्नल दूं तो प्लीज मेरे साथ भागिएगा। प्लीज अपने इस डिसेबल का रिक्वेस्ट सुनिए। इधर छोटे छोटे दूर से डॉटो को देखता हुआ एक आंख वाला भिखारी कहता है, ये काली काली चीजें क्या है? उसी समय वह काली काली चीजें उन लोगों के पास आता हुआ और भी बड़ा हो जाता है, जिसके चलते वे लोग देखते हैं ये काली काली चीजें तो कुछ और नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लाशों को खाने वाले चूहे हैं। इस कारण से ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। वहीं उन आदमखोर चूहों को देखता हुआ चू बोल रहा होता है, अभी समय नहीं आया है। दूसरी तरफ भिखारी बोल रहे होते हैं, आखिरकार इतने सारे चूहे कैसे संभव हो सकते हैं? एल्डर इससे बचिए। तो ब्लैक स्टाफ उन सभी पर चिल्लाते हुए कहता है, इन सब को छोड़ो और अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है कि क्रिम्सन असासिन को मारो। तभी चू वहाँ से भागते हुए कहता है, बिल्कुल अभी मास्टर, चलिए भागते हैं। उन दोनों को इस तरह भागता हुआ देख ये भिखारी उनके पीछे जाते हुए कहते हैं, वह भाग रहा है, जल्दी उसे रोको। लेकिन आगे वे लोग कुछ कर पाते तभी हम देखते हैं वे सारे चूहे उन सभी पर कूद चुके थे, जिसको कि मास्टर जब अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वे चूहे उन सभी को बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया होता है। लेकिन तभी वे लोग बोल रहे होते हैं, एल्डर क्या आप ठीक हैं? तो ब्लैक स्टाफ बोलता है, जल्दी से पेड़ों के ऊपर चढ़ो, अगर इनसे बचना है तो। उन सभी की इतनी बुरी हालत को देखता हुआ मास्टर बोलता है, यह कैसे हो सकता है? उतने में ही चू से बोलता है, मास्टर आप क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ से भागिए, नहीं तो हम भी उनकी तरह खत्म हो जाएंगे। तो मास्टर उसे अपनी गोदी में उठाते हुए वहाँ से भागते हुए कहता है, अगर हम तुम्हारी स्पीड से चलते हैं तो जल्दी हम उन चूहों से पकड़े जाएंगे, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। आगे हम काफी समय बाद नैनियांग ब्रांच को देखते हैं, जहाँ पर कि किसी भिखारी के पास एक कबूतर आता है, जिसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तो वह तुरंत ही उस इन्फॉर्मेशन को ब्रांच लीडर को देता है और ब्रांच लीडर उस इन्फॉर्मेशन को लेकर ब्लैक स्टाफ को दिखाते हुए बोलता है, एल्डर हमें खबर मिली है कि एक और लाश मिला है। तो ब्लैक स्टाफ बोलता है, आखिर कहाँ पर? जिस पर कि ब्रांच लीडर नक्शे पर एक जगह को दिखाते हुए कहता है, यहाँ पर अब तक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 7 बिना सर वाले लाश मिल चुके हैं और 5 खुदे हुए कब्र। इसके अलावा 12 लोगों ने हमें रिपोर्ट दिया है कि उन्होंने उन कब्रों से मिल खाते हुए लोगों को देखा है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि वे लोग हमें पता चले बिना यहाँ से बाहर जाने का जुगाड़ कैसे लगाया? तो ब्लैक स्टाफ बोलता है, ठीक है चलो पहले उन लाशों का पता लगाते हैं। सीन चेंज होता है और हम कहीं पर एक बुढ़िया को रोते हुए देखते हैं, जो कि बोल रही होती है, मेरा दिल टूट रहा है यह जान करके मेरा पति वह अंडरवर्ल्ड में नहीं जाएगा, अब बिना सर के भूत बनकर घूमेगा यहीं पर। प्लीज आप उन हत्यारे को मत छोड़िएगा। जो सुनता हुआ ब्रांच लीडर उसे संभालते हुए बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, बैगर यूनियन यह सुनिश्चित करेगा कि उसे सजा जरूर मिलेगी। वहीं ब्लैक स्टाफ उन कटे सर वाले लाशों को देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि इनके सर को इंसानी मुखौटे के लिए नहीं काटा गया है, यह जरूर क्रिम्सन असासिन का काम नहीं है। जिस पर कि एक आंख वाला भिखारी बोलता है, तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि बिना किसी निशान के ऐसा करने में सक्षम है? तो
ब्लैक स्टाफ उसे बताता है ऐसा लगता है कि वे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही कोई क्रिम्सन असासिन का मदद कर रहा है। आगे हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है मेरा नाम मैनचुअल है और मैं पवन ब्रोकर हूँ। यह देखो मुझे 200 टेल्स का नोट भी मिला है चाइनीज होरोस्कोप के लिए, जिससे कि मैंने नैनियांग में पब्लिश किया था। और क्या यह वही नोट नहीं है जिससे कि बैगर यूनियन ने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था? तो ब्रांच लीडर बोलता है ठीक है, तो मुझे उस आदमी का पता बताओ जिसने कि तुम्हें यह लेटर दिया है। जिस पर कि वह बंदा बताता है आखिर मुझे कैसे पता होगा वह कहाँ रहता है। जो सुन ब्रांच लीडर उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है वही कबूतर। तो वह बंदा बताते हुए बोलता है उसने मुझे कुछ देर रुकने के 10 टेल देकर चला गया था, बाकी के पैसे के लिए मैं आज उससे दोबारा मिलने वाला था। तो ब्लैक स्टाफ बोलता है क्या तुम यह कंफर्म कर सकते हो कि वह यहाँ पर वापस आएगा? जो सुन वह बंदा बताता है आखिर वह कौन ही पागल होगा जो कि 200 टेल्स की चीज के लिए 10 टेल को देकर भाग जाएगा। वह जरूर अभी डोंगचोंग में ही है। जिस पर कि एक आंखला भिखारी बोलता है क्या हमें बैकअप के लिए बोलना चाहिए? तो ब्रांच लीडर उस बंदे से आगे पूछते हुए कहता है तुम आखिरकार डोंगचोंग में उससे कैसे मिलने वाले थे? ऐसा बोलते हुए वह उसे और भी धमकाने लगता है। तो ब्लैक स्टाफ उसे रोकते हुए कहता है शांत हो जाओ। वह बंदा बोल रहा होता है मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर आया हूँ, पर फिर भी तुम लोग मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे तुम्हें जो बताना था वो मैंने बता दिया है। अब ये तुम लोगों पर निर्भर करता है कि तुम लोग इसे सच मानो या फिर नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ब्लैक स्टाफ उसे रोकते हुए बोलता है मैं अपने डिसेबलों को भेज रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए रुको। तभी वहाँ पर एक डिसेबल भागते हुए आकर बोलता है एल्डर प्लीज इसे देखिए, एक नकाबपोश आदमी ने मुझे यह दिया है और बोला है कि आपको यह देने के लिए। जो सुन ब्लैक स्टाफ उस लेटर को लेने के बाद उसे पढ़ते हुए कहता है ओह, तो एक आदमी को संदेह है क्रिम्सन असासिन के होने का। जिस पर कि ब्रांच लीडर बोलता है लेकिन क्या हम इस अनजान से आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? तो ब्लैक स्टाफ उसे बताता है उस अननोन पर्सन का कहना है कि वे लोग स्टोव पे बोट का यूज कर रहे हैं जिसका की उपयोग बहुत सारे क्रिमिनल काउंटी से बचने के लिए करते हैं। ये बंदे जिसको कि सुनने के बाद बोलते हैं अरे यार यह कितना मुश्किल हो चुका है, अब तो हम यह भी पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी झूठी जानकारी है और कौन सी जानकारी वह सच्चाई को बोल रहा है। सच में वह कमीना जो चाहता था वो उसने कर दिया है। तो ब्लैक स्टाफ बोलता है सही कहा, पर हमारे पास सैकड़ों ऐसे सुराग हैं जो कि हमें उसके पास ले जा सकता है। इसलिए अब ब्रांच लीडर तुम पवन ब्रोकर के साथ एम्बुश करने की तैयारी करो और सुचंग सुडंग तुम दोनों जाओ और बोट का पीछा करो। मैं डोंगचंग जा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कहीं पर एक बंदा काफी स्पीड में भाग रहा होता है। तभी पीछे से ब्लैक स्टाफ का डंडा उसे आकर हिट करता है जिसके कारण वह बंदा वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ उसे देखता हुआ कोई बोल रहा होता है एल्डर क्या हमने क्रिम्सन असासिन को पकड़ लिया है? यह तो डायरेक्ट हिट था। इतना बोलते हुए वह उसके चेहरे से मुखौटे को निकालने की कोशिश करने लगता है। तो वह बंदा चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। जो सुन वह भिखारी बोलता है यह सच में कोई मुखौटा नहीं है। जो सुन ब्लैक स्टाफ उस बंदे से बोलता है तुम मूर्ख कहीं के, मुझे बताओ आखिरकार तुमने बेगर चेक को देखकर भागने की कोशिश क्यों की थी? तो वह बंदा बताता है मैं अपने गांव में सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी हूँ, इसीलिए कई ऐसे लोग हैं जो कि मुझे दौड़ने के चैलेंज को देते रहते हैं और उन्हीं में से किसी ने मुझे चैलेंज दिया था कि अगर मैं बेगर सेक्ट को 2 दिनों तक अपना पीछा करवाने में कामयाब रहा तो मुझे 5 टेल मिलेंगे। जिस पर कि ब्लैक स्टाफ भड़कते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने बोला था? तो वह बंदा बताता है वह एक ऐसा आदमी था जिसे कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जो सुन ब्लैक स्टाफ उसके चेहरे पर एक खतरनाक लात मारता है और गालियां देते हुए वहां से चला जाता है। बाद में हम कहीं पर एक बोट को देखते हैं जिसके के अंदर कोई बोल रहा होता है वैसे माउंट टियानिन में इतना चूहा कहाँ से आया था? क्या तुम्हारे पास चूहों को बुलाने की पावर है? तो चूहे से बताता है मैं बस जानवरों की आवाज की नकल कर सकता हूँ जो कि मैंने कुछ सालों पहले भूस्खलन आने पर सीखा था। तब से जब भी मैं वह आवाज को बाहर निकालता हूँ तो चूहे वे पागल हो जाते हैं और हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। मुझे पता नहीं इन आवाजों का मतलब क्या है, पर वे चूहे इसे सुन पागल हो जाते हैं। जो सुनता हुआ मास्टर अपने मन में कहता है यह बच्चा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या फिर मुझे ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी चूहे से धीरे से बोलता है मास्टर क्या मेरा मुखौटा वह प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है? तो मास्टर उसे बताता है नहीं यह ठीक है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है जहाज को रोको और एंकर को गिराकर वहीं पर रुक जाओ, यह बैगर यूनियन का ऑर्डर है। अगर तुम इन्हें नहीं मानते हो तो मुझे परवाह नहीं, तुम सारी अपनी चीजों को खत्म कर लोगे। उन आवाजों को सुनता हुआ ये लोग पूरी तरह से डर गए होते हैं। वहीं शिप के बाहर देखते हैं कुछ लोग उस शिप पर आते हुए सभी लोगों को घेरते हुए कहते हैं कोई भी हिलने की हिम्मत मत करना। तभी उसके पीछे से एक बंदा आते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम
तुम हरामखोर कहेंगे, तुम्हें पता भी है यह कौन सा जहाज है। पर आगे वो कुछ कर पाता तभी एक आंख वाला भिखारी उसे दो हिस्सों में अलग कर देता है, जिसको कि देखता हुआ मास्टर चू से बोलता है जल्दी से जाकर सामान के पीछे छुप जाओ और अगर तुम पकड़े जाते हो तो बिना एक पल की सोचे तुरंत ही समंदर में कूद जाना। वही एक आंख वाला भिखारी बोल रहा होता है जल्दी से अपने कैप्टन को बुलाओ, मुझे उससे बात करना है। तो एक बंदा अभी मरे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है वही था हमारा कैप्टन। जो सुन एक आंख वाला भिखारी उस बंदे से बोलता है ठीक है तो अब से तुम यहाँ के कैप्टन हो, क्या तुम समझ गए? तो वह बंदा बताता है हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। जिस पर कि एक आंख वाला भिखारी बोलता है ठीक है तो कैप्टन, हम इस जहाज के सभी क्रिमिनलों को बाहर लाने जा रहे हैं, चलो सभी लोग बाहर आकर खड़े हो जाओ। अगर तुम लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो तुम में से हर एक को काट कर समुद्र में फेंक दिया जाएगा और कोई भी देखने वाला नहीं होगा। पर अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो तो तुम्हें बिना किसी परेशानी के अपने रास्ते पर जाने दिया जाएगा। तो अब सोच लो तुम लोगों को क्या करना है। जो सुनता हुआ वे सारे क्रिमिनल वे घबरा गए होते हैं। बाद में एक बंदा आगे आते हुए बोलता है मेरा नाम देकागी है और मैं वांगयांग में रहता हूँ। जिस पर कि एक आंख वाला भिखारी उसके चेहरे को चेक करता हुआ बोलता है नहीं यह भी नहीं। तो आगे वह दूसरा आदमी को बुलाता है। वही भीड़ में छुपा मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर 2 नोट के 4 भिखारी हैं और एक भिखारी 3 नोट के हैं। अगर मैं स्टोव वेव का यूज करता तो उन लोगों को कंफ्यूज कर सकता था। तभी एक बंदा उस पर अटैक करते हुए बोलता है हरामखोर, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, बेहतर होगा कि छटपटाना बंद कर दे। हॉले लीडर प्लीज जल्दी आइए, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। जो सुनते ही वहाँ पर एक लेडी आकर उस पर अटैक करते हुए बोलती है तुम इनह्यूमन बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो? अब यहीं पर मरो। इसी के साथ वह उसे चाकू घोंपते हुए बोलती है कमीने कहीं के मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है। जो सुनता हुआ वह उसे किसी और इशारा करता है, जिस पर कि वह लेडी तुरंत ही उस ओर अपने बेटे को चिल्लाते हुए भागती है और शिप के अंदर जाने के बाद बोलती है जिन जिन तुम कहाँ पर हो, मम्मी यहाँ पर आ गई है, डरो मत बेटे और बाहर आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। इतना बोलते हुए वह चूस से बोलती है मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अब से मेरे बेटे बनने का नाटक करना। अगर तुम भिखारियों से बचना चाहते हो तो और अपने मास्टर के साथ यहाँ से निकलना चाहते हो तो। जो सुनता हुआ चूह अपने सर से ऊपर से चादर को हटाकर उसकी ओर देखता है। अरे यार जरा इसकी शक्ल तो देखो। खैर हम उस शिप के ऊपर देखते हैं जहाँ पर कि एक भिखारी बोल रहा होता है क्या तुम उस असमय किए जाने वाली हरकत से अवगत थे जो कि अभी अभी हुआ है? तो वह बंदा उसे ग्रीट करते हुए बताता है मेरा नाम चुन है, इग्नोबेल क्लैन से हम माफी चाहते हैं अभी जो भी हुआ है, लेकिन यह सिचुएशन ही ऐसी थी कि हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि यह बंदा हमारे क्लैन लीडर के बेटे को किडनैप करके भागना चाहता था। जो सुनता हुआ वह एक आंख वाला भिखारी बोलता है ओह ऐसा लगता है कि यहाँ पर यह सारे क्रिमिनल ऐसे ही हैं। तभी वहाँ पर वह लेडी आते हुए उससे बोलती है मैं बाय गुम हैंग इग्नोबेल क्लैन के प्रेग्नेंस हॉल की लीडर आप सभी को ग्रीट करती हूँ। अगर आप सभी ने इस जहाज को नहीं रोका होता तो मैं अपने बच्चे को खो देती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस एहसान के लिए मैं आपका कर्ज कैसे उतारूं। तो एक आंख वाला भिखारी बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस अपने काम को कर रहे थे तो आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। जिस पर कि वह लेडी बोलती है फिर भी यह सच्चाई तो नहीं बदल सकते, आप लोगों ने जो हमारी मदद की है इसीलिए आपके ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए मैं आप लोगों को रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के पास समय है तो प्लीज हेवनली हार्मनी हाउस के पास रुकिएगा, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, चलो उसे मेरे साथ लेकर चलो। जो सुनता हुआ वह पहले वाला बंदा मास्टर को कॉलर से उठाते हुए बोलता है कमीने क्या तुमने सुना, चल मेरे साथ क्लैन लीडर वे तुम्हें पर्सनली पनिश करेंगे। इसी के साथ वे सारे लोग उस जहाज से उतरकर एक छोटे से शिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं बिना उन भिखारियों को जरा सा भी इस बारे में खबर लगे। वहीं चूह मास्टर से बोलता है मास्टर आपका खून बह रहा है। तो मास्टर उसे बताता है नहीं यह ठीक है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। आगे हम दूसरे दिन सभी भिखारियों को एक जगह देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है हम रात भर उस पर घात लगाकर इंतजार कर रहे थे लेकिन एक भी चींटी हमारे हाथ नहीं लगा। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ बोलता है मैंने सोचा था कि इतने कम पैसों के लिए वह अपनी जिंदगी तो दांव पर नहीं लगाएगा। जिस पर कि ब्रांच लीडर बोलता है क्या हमें पवन ब्रोकर को पीटना चाहिए। उतने में ही वहाँ पर एक आंख वाला भिखारी और बाकी के भिखारी आते हुए कहते हैं हम लोग वापस आ चुके हैं। तो उन्हें देखते हुए ब्लैक स्टाफ बोलता है मुझे पता चला है कि तुम लोग भी अनसक्सेसफुल रहे हो। जिस पर कि एक आंख वाला भिखारी बताता है हाँ सही कहा आपने, क्रिम्सन असासिन उस शिप पर नहीं था पर शुक्र है कि हम एक किडनैपर को पकड़ पाए। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ बोलता है क्या किडनैपर। तो एक आंख वाला भिखारी बोलता है हाँ वह क्रिमिनल एक बच्चे को किडनैप करके भागना चाहता था जो कि इग्नोबल क्लैन का प्रेग्नेंस हॉल के लीडर का बेटा था, पर अब ये लोग सुरक्षित हैं। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ बोलता है ओह यह तो अच्छी बात है। जबकि ब्रांच लीडर एक भिखारी
को चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें रात से अभी तक कोई भी लेटर नहीं मिला है? तो वे भिखारी बताते हैं, नहीं, पर इग्नोबल क्लैन का एक आदमी एल्डर से मिलने के लिए आया है। जो सुन एक आंख वाला भिखारी कहता है, क्या इग्नोबल क्लैन? वह इग्नोबल क्लैन का बंदा ब्लैक स्टाफ के सामने जाकर उसे एक लेटर को देते हुए कहता है, यह लेटर इग्नोबल क्लैन के लीडर ने आपके लिए भेजा है। ब्लैक स्टाफ जो कि सुनता हुआ कहता है, अब ये क्या है? इसी के साथ जब वह उस लेटर को पढ़ता है तो उसकी हालत वह काफी ही ज्यादा बुरी हो जाती है और वह गुस्से में कहता है, यह कैसे हो सकता है? उसे इस तरह देख ब्रांच लीडर भी कुछ भी नहीं समझ पाता। तो ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, इसमें लिखा गया है कि इग्नोबल क्लैन के फ्रेग्रेंस हॉल के लीडर के रूप में जो उस शिप पर आया था वह बस एक बहरूपिया था। वे बस शादीशुदा होने के नाटक को कर रही थी। ब्लैक स्टाफ की बातों को सुन इन लोगों को जरा सा भी समझ नहीं आता है कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। पर आगे ब्लैक स्टाफ बताता है, इग्नोबल क्लैन के क्लैन लीडर ने बताया है कि बाइगुम हायू ने डॉलिंग पेयर पर एक शिप को तैयार किया है। अगर वे लोग क्रिम्सन असासिन के साथ उस शिप पर बैठ जाते हैं तो वे बिना किसी परवाह के सेंट्रल प्लेन को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए घोड़े को तैयार करो, हमें जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। दूसरी तरफ कहीं पर हम मास्टर को देखते हैं, उसके जख्मों को कोई साफ करते हुए बोल रहा होता है, क्योंकि हम जल्दी में हैं तो मैं केवल ब्लीडिंग को रोक सकती हूँ। अब से तुम अपने बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल मत करना। तो मास्टर उसे बताता है, शुक्र है कि तुमने मेरे एक हाथ को छोड़ दिया है। चलो अब मैं इससे खाना तो खा ही सकता हूँ। जिस पर कि वह लेडी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मेरा शुक्र मानो कि अभी तक तुम यहाँ पर जिंदा बचे हुए हो। उन भिखारी यूनियनों से बचना इतना भी आसान नहीं था। तो मास्टर उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद बोलता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं उस शिप पर था? तो वह लेडी बताती है, इग्नोबल क्लैन का कनेक्शन बैगर यूनियन के समान ही है, यहाँ तक कि वह पवन ब्रोकर भी इग्नोबल क्लैन से ही था। जिस पर कि मास्टर उससे पूछता है, ओह तो फिर तुम? वह लेडी जिसको कि सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोलती, बाद में थोड़ी देर बाद उससे कहती है, क्या तुम अपने चेहरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते? मैं जब भी इसे देखती हूँ तो यह मुझे किसी पागलपन की तरह लगता है। तो मास्टर अपने चेहरे को निकालते हुए कहता है, जो जल्दी तुम भी निकाल लो। इसी के साथ वे दोनों ही अपने अपने मुखौटे को बाहर निकाल लेता है। आगे थोड़ी देर बाद नौ को चलाने वाला वह बंदा बोलता है, हम यहाँ पर पहुंच गए हॉल लीडर। तो वह बंदे उस शिप से उतरते हुए उस बंदे से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारी मदद की। अब वे लोग तुम्हें टारगेट करेंगे तो प्लीज अपना ध्यान रखना। तो वह बंदा कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। बाद में इन सारी चीजों को शांत होने के बाद अगर हमें कभी मौका मिला तो हम लोग जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। इतना बोलते हुए वह वहाँ से निकल जाता है। जिसको कि ये तीनों पीछे से देखने के बाद वह लेडी वहाँ से भागते हुए कहती है, चलो हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। मैंने हमारे लिए एक नाव को तैयार किया है जिससे कि हम निश्चित रूप से समंदर को पार कर सकते हैं। सेम टाइम पर हम ब्लैक स्टाफ के साथ सभी बैगरों को देखते हैं जो कि अपने घोड़े के रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, अपने स्पीड को बढ़ाओ, हमें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना होगा। वहीं इधर ये लोग शिप के पास पहुंचने के बाद बोलते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है अपने स्वॉर्ड के साथ, जिसको कि देखते हुए वह लेडी बोलती है, क्लैन लीडर। तो वह बंदा उससे बोलता है, हॉल लीडर तुम्हें क्या लगता है तुम कहां पर जा रही हो? मुझे यकीन है यह तुम्हें पहले से पता होगा। अगर तुम एक भगोरे की मदद करती हो तो तुम्हें भी उन्हीं में से एक माना जाएगा। इसलिए मुझे बताओ तुम यह किस इरादे से कर रही हो? जिस पर कि वह लेडी कुछ भी नहीं बोलती है तो वह क्लैन लीडर बोलता है, क्या तुम मुझे इसी तरह पे करने वाली हो? वह लेडी जिसको कि सुन उसे बताती है, मुझे माफ करिएगा पर मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। तो क्लैन लीडर उसे बताता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, पर अब ये सारी चीजें खत्म हुआ। मैंने पहले ही बैगर यूनियन को इन सारी चीजों के बारे में बता दिया है, वे लोग बस अब आते ही होंगे। मास्टर जिसको कि सुनता हुआ आगे बढ़ कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं, तुम लोग इसे मुझ पर छोड़ सकती हो। तो क्लैन लीडर एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्या बात है। वहीं वह लेडी मास्टर से कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे हाथ वह अभी जख्मी है? क्या इस स्थिति में तुम लड़ भी सकते हो? जिस पर कि मास्टर बोलता है, वो हमें चुपचाप यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लीडर जो कि सुनता हुआ बोलता है, अच्छी बात है, लेकिन भगोरे तुमने अपने साथ स्वॉर्ड को क्यों नहीं लाया है? चलो कोई बात नहीं, मैं भी ब्लेड का यूज नहीं करूंगा। तो मास्टर उसकी ओर भागते हुए बोलता है, ठीक है तो अब तैयार हो जाओ। इसी के साथ वह उस पर झपटता मारता है और अपने लात के साथ एक जोरदार किक को मारते हुए उसे पीछे धकेल देता है। बाद में वह दोबारा जब अटैक करता है तो क्लैन लीडर उसे बड़ी ही आसानी से रोक देता है और उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन मास्टर इससे बच चुका था। जिसको कि देखता हुआ क्लैन लीडर दोबारा उस पर अटैक करता है और वह अटैक डायरेक्टली मास्टर को हिट करता है। इस कारण से मास्टर हड़बड़ाते हुए पीछे हटता है, लेकिन तुरंत ही वह खुद को संभालते हुए अपने पंच के साथ जब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो क्लैन लीडर उसके हाथों को घुमा देता है, जिसके चलते मास्टर उस पर अपने पैरों के साथ अटैक करता है। पर क्लैन लीडर फिर से उसकी
उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके पैरों के साथ अपने पैरों को फंसाने के बाद सीधे जमीन पर काफी ही जोरदार तरीके से पटक देता है। इस कारण से मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी थी। वहीं भी ये लोग इस तरह की सिचुएशन को देखता हुआ कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं, जबकि इधर क्लैन लीडर मास्टर के गले पर अपने पैरों को रखते हुए बोल रहा होता है, हॉल लीडर को जाने दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें इस जहाज पर चढ़ने से नहीं रोकूंगा। जिसको कि सुनता हुआ वह लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है और इंतजार कर रही होती है कि मास्टर क्या जवाब देगा। जबकि मास्टर बोलता है, यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे इतनी आसानी से सुलझाया जा सकता है। वैसे भी तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि उसे मेरे साथी के रूप में पहले ही टारगेट कर दिया गया है। जिस पर कि क्लैन लीडर बोलता है, तुमने सही कहा, पर मैंने पहले से ही रिटायर होने का प्लान बना कर रखा है। साथ ही मैं हॉल लीडर के साथ कहीं मुरे में छुप जाऊंगा। वह लेडी जो सुनता हुआ तुरंत ही उसके सामने भागते हुए आती है और उससे विनती करते हुए कहती है, नहीं क्लैन लीडर, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं इस आदमी की वजह से आपको स्वीकार नहीं कर सकती। वैसे भी मैं अपने शादी के तोड़ने के कारण पहले से ही बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और मैं संशोधन करने के मौके का इंतजार कर रही थी, पर चूंकि सिचुएशन अब अचानक ही इस तरह बदल चुकी है तो मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम भले ही 15 साल तक अलग रहे हैं, लेकिन तभी हम लोग पति पत्नी हैं। मैं केवल और केवल क्रिम्सन असासिन को ही बिलोंग करती हूँ। उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ क्लैन लीडर वह कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं वह लेडी आगे बताती है, अगर मैं अभी आपके साथ जाती हूँ तो यह ऐसा होगा कि आप केवल एक ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं जिसका कि दिल वह कहीं और पर हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि क्लैन लीडर इस चीज को समझते होंगे कि इस तरह की रिलेशन ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला, तो प्लीज दया कीजिए। जिस पर कि क्लैन लीडर वह बोलता है, यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, है ना? तो वह लेडी रोते हुए बोलती है, मैं इस तरह की चीज कैसे कर सकती हूँ? आप वो पर्सन है जो कि मेरे जीवन में उगते हुए सूरज की तरह हैं। क्लैन लीडर जिसको कि सुनता हुआ उसकी ओर थोड़ी देर देखता है और फिर ना चाहते हुए उससे बोलता है, निकल जाओ। जिस पर कि वह लेडी कुछ भी नहीं समझ पाती है तो क्लैन लीडर दोबारा बोलता है, मैंने कहा जल्दी यहाँ से निकलो, बैगर यूनियन वह किसी भी समय इस जगह पर पहुँच जाएगा। तो वह लेडी उसके सामने झुकते हुए बोलती है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। मैं हमेशा आपकी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ करूंगी। इसी के साथ वे लोग वहाँ से क्लैन लीडर को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। जबकि इधर क्लैन लीडर उन लोगों को पीछे से देखने के बाद अपने स्वॉर्ड को उठाता है और अपने हाथों के बीच रखते हुए तुरंत ही उसे अपने शरीर से अलग कर देता है। आगे कुछ समय बाद हम बैगर यूनियन को देखते हैं जो कि उस जगह पर अब पहुंच चुका था और कोई बैगर बोल रहा होता है, एल्डर ऐसा लगता है कि हमने आने में देरी कर दी। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ तुरंत ही अपने घोड़े से उतरता है और क्लैन लीडर की ओर भागते हुए बोलता है, क्लैन लीडर। तो क्लैन लीडर उसे बताता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे मार्शल आर्ट की कमी के कारण मैं उन्हें रोकने में असफल रहा, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। उसे इस तरह की हालत में ब्लैक स्टाफ थोड़ी देर देखने के बाद जोरों जोरों से हंसना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद वह एकदम से ही शांत हो जाता है और अपने गुस्से से भरे आक्रोश को दबाते हुए कहता है, तो इसका अंत असफलता के साथ हुई। आगे की स्टोरी देखने से पहले भाई लोग, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दो। कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। खैर हम मास्टर की शिप को दोबारा देखते हैं जहाँ पर के उसके जख्मों को साफ करते हुए वह लेडी बोल रही होती है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है क्योंकि तुम्हारा इलाज वह सही से नहीं हुआ है। हमें जल्दी जमीन पर पहुंचना होगा ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन को ले सकूं। तो मास्टर उसे कहता है, आखिरकार तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो? जिस पर कि वह लेडी उसे बताती है, क्योंकि मैं वह हूँ जिसके कारण तुम्हारे कंधे की हालत ये हुई है, तो फिर मैं खुद को दोषी क्यों नहीं मानूं? जो सुनता हुआ मास्टर उससे कहता है, मैं अपने कंधे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तुमने हमारी शादी के बारे में इग्नोबल क्लैन के लीडर को क्यों बताया? तो वह लेडी उसे बताती है, तुम इसके कारण को जानते हो, मैं सच में एक अनफॉर्चुनेट वुमेन हूँ। अगर मैं उस समय पर शराब नहीं पी होती तो हमारा सोचो वो कैरेज के नीचे नहीं आते। जिस पर कि मास्टर बोलता है, नहीं यह सच नहीं है, जिसने कि तुम्हें शराब की लत लगाई थी वह मैं था। मैं एक हस्बैंड के रूप में कभी भी तुम्हें एक स्टेबल लाइफ को नहीं दे पाया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें एक भगोरे पति के साथ जीवन को बिताने के लिए भी मजबूर कर दिया। वह लेडी जिसको कि सुनता हुआ बोलती है, लेकिन यहाँ आने का फैसला मेरा था, यह सारी चीजें जानने के बाद भी मैंने तुम्हें फॉलो करने का फैसला किया है। तो मास्टर बोलता है, हाँ पर मैं वो हूँ जिसको कि सारी चीजों के बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सभी में घसीटा। वो दोनों इसी तरह बहस करते हुए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। बाद में मास्टर बोलता है, ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते, यह ऐसा लगता है कि मानो हम दोनों बुढ़े हो चुके हैं, इसीलिए चलो अब अतीत की बात यहीं पर छोड़ देते हैं और एक नए जीवन को शुरू से शुरुआत करते
जाते हैं। उस समय पर हम निश्चित रूप से एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से समझने के लिए बहुत छोटे थे। जो सुनता हुआ वह लेडी रोना शुरू कर देती है तो मास्टर उसे पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे उस समय के नासमझी के लिए। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे से चिपके ही होते हैं। तभी वहाँ पर चू भागते हुए आता है और उन दोनों को देखते ही तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ जाता है तो मास्टर उससे बोलता है, आखिर क्या हुआ है? जिस पर कि चू उसे बताता है, हम लोग जमीन तक पहुंच चुके हैं। इसी के साथ वह उन दोनों को बाहर लाकर उस जगह को दिखाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि हमारे सफर की अंत हुई। मैं यह जानने में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर यह जगह कैसी होगी। तो उसे मास्टर बताता है, भले ही यहाँ पर 9 सेक्ट वह नहीं पहुँच सकता, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा, इसीलिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लो। जिसको कि सुनता हुआ चू बोलता है, हाँ मास्टर मैं समझ गया। वह लेडी बोलती है, आखिरकार तुम उस बच्चे को पहले से ही इतना क्यों डरा रहे हो? जिस पर कि चू उसे बताता है, यह ठीक है, मैं जब तक मास्टर के साथ हूँ तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उसकी बातों को सुनता हुआ वह लेडी थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाती है, बाद में बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो जो तुम्हें इस तरह के डिसाइबल मिला है। जिस पर कि चू बोलता है, हाँ आप बिल्कुल सही हैं मास्टर, सच में धन्य हैं। तो वह लेडी उसकी ओर थोड़ी देर देखती है, बाद में उसे अपने साथ ले जाते हुए बोलती है, चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ। इतना बोलते हुए वह उसे अपने पास बैठाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, तुम इतने क्यूट हो पर फिर भी इस तरह के बालों के साथ क्यों घूमते रहते हो? यहाँ तक कि तुम भिखारी भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे बाल कितने गंदे हैं। उसकी बातों को सुनता हुआ चू वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है, लेकिन वह लेडी उसके बालों के साथ खेलते हुए उसकी चोटी को बना देता है और उसके बालों को अच्छी तरह से बांध देती है। बाद में उससे बोलती है, चलो देखो अब तुम कितने अच्छे लगते हो। चू अपने साथ इतना अच्छा ट्रीट होते हुए देख रोना शुरू कर देता है तो वह लेडी बोलती है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अपने बालों को बांधना पसंद नहीं है? तो चू उसे बताता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जब भी किसी बच्चे को अपने मदर से चोटी को बंधवाते हुए देखता था तो हमेशा सोचता था कि यह कैसा होगा, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि यह कैसा लगता है, इसीलिए मैं अचानक ही रोने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वह लेडी उसकी इस तरह की बातों को सुन वह भी रोना शुरू कर देती है और तुरंत ही चू को अपने गले से लगाते हुए बोलती है, चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालेंगे। जिस पर कि मास्टर बोलता है, लेकिन यह बच्चा मेरा डिसाइबल है, जिसका कि मतलब है कि वह सोल किलिंग चैम्बर का मेंबर बनेगा। तो वह लेडी बोलती है, हाँ तो क्या ही हुआ, मेरा हस्बैंड ऑलरेडी एक असासिन है और मेरा बच्चा भी असासिन हो जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं इस बच्चे को वह प्यार देना चाहती हूँ जो हम अपनी बच्ची को कभी नहीं दे पाए। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम अजूरे असासिन को दोबारा देखते हैं जो कि अब जिंदा लाश बन चुका था, और चूंकि वह सुन या देख नहीं सकता था तो उसके साथ वाला वह सर्वेंट उसके शरीर पर अपने हाथों को फेरता हुआ उसे महसूस कराते हुए बता रहा होता है ताकि वह उसकी बातों को समझ पाए। वह बताता है उसने ब्लडी लाइटनिंग ट्रिपल स्ट्राइक के पहले स्टेप को मास्टर कर लिया है। जिस पर क्या सूर्य असासिन बोलता है, क्या सच में सोगोनी से कर लिया? सच में मेरा नजरिया गलत नहीं था, क्यों सही कहा ना युक जी? तो वह सर्वेंट उसे बताता है, मेरे पास एक और खुशखबरी है, हमारे सभी भाई वह बच चुके हैं। जो सुन अजूरे असासिन वह काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे बोलता है, क्या सच में? मेरे भाइयों आखिरकार मेरे उम्मीद पर खरा उतरा, मुझे शुरुआत से ही पूरा यकीन था कि वे लोग कर लेंगे। तो वह सर्वेंट बोलता है, ठीक है बड़े भाई, आज इस खुशी वाले दिन पर मैं आपके लिए कुछ बीफ के सूप को बनाऊंगा। इतना बोलते हुए वह सर्वेंट उस रूम से निकल जाता है उसके लिए सूप को बनाने के लिए। वही अजूरे असासिन उस कमरे में बंद बोल रहा होता है, मैं बहुत खुश हूँ पर फिर भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा गया हूँ कि मैं कोई आंसू नहीं बहा सकता। तभी उस सर्वेंट की नजर अपने बगल में किसी पर पड़ता है जिसके चलते वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। साथ ही वह भयानक तरीके से गुस्से में आ चुका था और तुरंत ही अपने प्लेटों को वहीं पर फेंकते हुए उसकी ओर भागता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन जब कुछ भी नहीं करता है तो वह ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाता है उसके चेहरे को देखते हुए और ना चाहते हुए खुद को रोक लेता है। साथ ही जमीन पर गिरते हुए जोरों जोरों से रोना शुरू कर देता है। बाद में वह पर्सन असूर्य असासिन के पास जाकर बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएगी, मुझे सच में बहुत दुख है। तो अजूरे असासिन उसे बताता है, यह फैसला मेरा था तो तुम्हें माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि तुम मेरे लिए ऐसा सहानुभूति महसूस करती हो तो क्या मैं तुमसे अपना पहला और आखिरी अनुरोध बता सकता हूँ योंग योंग? जिस पर कि वह लेडी बोलती है, हाँ मुझे बताओ, जो कुछ भी तुम बोलोगे मैं वह करूंगी। तो अजूरे असासिन उसे बताता है, सोगो मर चुका है, उसकी तलाश कभी भी मत करना। सीन चेंज होता है और हम दोबारा यूनान को देखते हैं जहाँ पर कि मास्टर पहुंच चुका था और उस जगह को देखते हुए बोलता है, यह
चमत्कार ही है कि हम लोग जिंदा बच चुके और यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो हमें पहचान सकता है। तो वह लेडी बोलती है, क्या तुम यहाँ पर बसने के बारे में सोच रहे हो? मास्टर जिसको कि सुन उसे बताता है, यूनान 9 सेक्टरों की पहुँच से बाहर है, लेकिन यह अभी भी ग्रेट मिंग का एक हिस्सा है। अगर हम 1 महीने तक चलते हैं तो हम दक्षिणी जंगल में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर कि हम अंत तक आराम कर सकते हैं। जिस पर कि चू वहाँ से भागते हुए बोलता है, ठीक है तो जल्दी चलिए मदर और फादर, मैं आगे चलता हूँ। इसी के साथ बहुत समय बाद हम देखते हैं कहीं पर मास्टर सो रहा होता है। बाद में जब वह उठकर उस जगह से बाहर निकलता है तो वहीं पर हम उसके वाइफ को भी देखते हैं, जो कि उससे बोलती है, तुम काफी समय तक सो रहे थे। जिस पर कि मास्टर बोलता है, हाँ मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आई थी। तो वह लेडी उसे कुछ देते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम अपने भाइयों से सपनों में फिर से मिले थे। तो मास्टर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे उम्मीद है वे लोग ठीक होंगे। तो वह लेडी बोलती है, आशा करती हूँ, लेकिन तुम कब तक उसे भगाने वाले हो? जो सुन मास्टर कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वह लेडी उससे बोलती है, मैं चू के बारे में बात कर रही हूँ। जिस पर कि मास्टर उसे बताता है, क्या तुम्हें मेरे सिखाने के तरीके से दिक्कत है? तो वह लेडी बोलती है, वेल इन पिछले 3 सालों में जो भी तुमने किया है उसे देखते हुए यह थोड़ा सा अजीब लगता है कि तुम उसे सोल किलिंग चेम्बर में काम करने वाले लड़के को बना रहे हो। वह चू वह बहुत ही ज्यादा खुश है बिना सिंगल कॉम्प्लेन के इसके साथ जाने के लिए। तो मास्टर कहता है, इस शांति से भरे घास के मैदान और जंगल में एक कमजोर शिकार की तलाश है जो सबसे ऊपर शासन करेगा। यहाँ तक कि जिंदा रहना भी उसके लिए बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग है। वह लेडी जिसको कि सुनता हुआ बोलती है, तुम डरे हुए हो है ना, क्योंकि वह हमारी सोच से कहीं अधिक कॉम्पिटेंट है। मास्टर जिसको कि सुनता हुआ उसे बताता है, जो सोल किलिंग चेम्बर को रिवाइव करेगा और उसे लीड करेगा वह सोगो है। मैंने उसके जैसा किसी को भी नहीं देखा है और न ही मैं सोच सकता हूँ कि अगली सदी में उसके जैसा कोई होगा। चू, सोहयान, यागिन, जोक्सा इन सभी को बस उसका साथ देने के लिए चुना गया है। जिस पर कि वह लेडी बोलती है, हालांकि तुम्हें चिंता हो रही है, एक दिन चू वह अपने ब्लेड को सोगो की तरफ कर देगा। क्या मैंने सही कहा? जो सुनता हुआ मास्टर कुछ भी नहीं बोलता है तो वह लेडी बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम हमारे बच्चे के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोचते हो? क्योंकि चाहे तुम उसे मरने के लिए ऑर्डर दो या फिर शेर को पकड़ने के लिए, वह बिना किसी मनाही को इसे करेगा। इसलिए यदि तुम चू को सोगो के दाहिने हाथ बनने का आदेश देते हो तो वह पूरी निष्ठा से इसका पालन करेगा, जैसा कि दुनिया में कोई भी पहले नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सोचता है यह सब हमारे भले के लिए है। हालांकि मेरी इच्छा है कि तुम चू को ऐसा करने की आदेश मत देना। आगे वो कुछ बोल पाती तभी उसके बगल से खड़ा हो जाता है, जो कि पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि वह जरूर चू को ऐसा करने का ऑर्डर देगा। आगे वह बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं चू को अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ? उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और हम कहीं जंगल में एक जंगली सुअर को भागते हुए देखते हैं, जिसका कि पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं उसका शिकार करने के लिए। लेकिन वह जंगली सुअर होने के कारण उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। इस कारण से उसका शिकार कर रहे लोगों को काफी ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है उसे पकड़ने में। और देखते ही देखते वह सुअर किसी अनजान सी जगह में घुस जाता है, जिसको कि देखता हुआ उन सभी बंदों का लीडर उस सुअर पर तीर चलाने वाले बंदे को रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, यह काफी है। वह लाल कब्रिस्तान में घुस चुका है। अगर हम वहाँ पर शिकार करते हैं तो हमारे सोए हुए पूर्वज वह जाग जाएंगे। हालांकि यह शर्म की बात है कि आज हम लोग उन्हें सम्मान देने के बाद वापस चले जाएंगे। इतना बोलते हुए वे सभी लोग अपने पूर्वजों के सामने झुककर उन्हें सम्मान दे ही रहा होता है। तभी उन लोगों को कुछ महसूस होता है, जिसके चलते उनका लीडर बोलता है, क्या कब्रिस्तान के अंदर उस सुअर को कोई फॉलो कर रहा है? तो एक बंदा बताता है, लेकिन शिकार के लिए निकले 5 लोग वो तो यहीं पर है। जिस पर कि वह लीडर बोलता है, तो फिर वहाँ पर कौन है? इसी के साथ वे लोग तुरंत ही उस कब्रिस्तान के अंदर भागते हैं और अपने सामने देखते हैं तो उन लोगों को जो उस सुअर के ऊपर दिखता है, जो कि उस पूरे कब्रिस्तान में तबाही मचा रखा था। वहीं चू जब उस सुअर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वह सुअर एक कब्र के साथ जाकर टकराता है उन लोगों के सामने ही। इस कारण से उस कब्र पर रखे गए पत्थर वह नीचे की ओर गिरकर बिखर जाते हैं और उसके अंदर रखी गई लाश वह सामने आ जाती है, जिसको कि देखता हुआ ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और तुरंत ही कहते हैं, जल्दी उसे रोको, सारी कब्रें वह ढह रही है, जल्दी उन्हें रोको। जो सुन बाकी के लोग उन सुअर और चू के सामने आते हुए बोलते हैं, यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाओ। पर उस सुअर की रफ्तार बहुत ही ज्यादा अधिक होती है तो चू उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुअर उन बंदों से जाकर टकराता है, जिसके कारण वे सभी बंदे हवा में उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरते हैं। वहीं चू हुआ अभी भी उस सुअर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और
अपनी एक जबरदस्त पंच के साथ उस सुअर के सर पर मारते हुए उसे वहीं पर ढेर कर देता है। पर तब तक वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा तबाही मच चुकी होती है, जिसके चलते यह बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला गया होता है। लेकिन वहीं चू उस सुअर को मरा हुआ देख इन सब से अनजान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने इसे पकड़ लिया। तभी वह लीडर जैसा बंदा बोलता है, तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रही हो? जिस पर कि चू वह कुछ भी ना समझते हुए बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस सुअर को पकड़ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों को लग रहा हो कि मैंने तुम्हारे शिकार को छीन लिया है? तो वह बंदा बोलता है, मैं शिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने लाल जंगली ट्राइब के सेक्रेट टॉम को तबाह कर दिया है, जरा देखो। जो सुनता हुआ चू उस सुअर की ओर उन लोगों को दिखाता हुआ बोलता है, यह मैंने नहीं किया है बल्कि इसने किया है, तुम लोगों ने इसे अपने आंखों से देखा भी है। जिस पर कि वे लोग बोलते हैं, अगर तुम इसे अकेला छोड़ देते हो तो वह कभी भी यहाँ पर नहीं आता और इतना हंगामा नहीं मचाता। तो चू बोलता है, लेकिन तुम ही लोग थे जिसने कि इस सुअर का पीछा किया था और यह सुअर यहाँ पर आ गया था। यह तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि मैंने इस सुअर को रोक दिया और यहाँ पर और भी अधिक तबाही को नहीं मचाने दिया। वह बंदा जिसको कि सुन उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, हमारे साथ शब्दों के खेल खेलने की कोशिश मत कर। तो चू बोलता है, बकवास करना बंद करो। तो वह बंदा उसे दूर फेंकते हुए बोलता है, क्या तुम सभी ने देखा, सही में सेंट्रल प्लेन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं, वे बस परेशानी को खड़ा करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इन लोगों को यहाँ पर रहने देने के सरदार के ऑर्डर के खिलाफ था। जिस पर कि चू उससे कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो फिर तुम क्यों ना लाल जंगल के ट्राइब के तरीके से इस सिचुएशन में पता लगाओ कि कौन सही है और कौन गलत है। तो वह बंदा बोलता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जो सुन चू बोलता है, क्यों, क्या तुम डर गए? जिस पर कि वह बंदा हंसते हुए बोलता है, यह कितना दयनीय है। वही चू बोल रहा होता है, जो खड़ा नहीं रह पाएगा वह हार जाएगा। वह बंदा जिसको कि सुन बोलता है, बच्चे अगर ऐसी बात है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर कि वह लेडी बोल रही होती है, रात में क्या मैं सूप को बनाऊं? तो मास्टर बोलता है, हाँ यह ठीक रहेगा। जिस पर कि वह लेडी बोलती है, ठीक है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि चू हमेशा बिना किसी शिकायत के कुछ भी खा लेता है। इतना बोलते हुए उसका ध्यान अपने बगल में पड़ता है, जहाँ पर कि वह गौर से देखते हुए कहती है, हनी जरा वहाँ पर देखो, वे लोग हमें देख रहे हैं, क्या वे रॉक ट्राइब से नहीं आते हैं? तो फिर वह यहाँ पर क्यों आए हैं? वे पहाड़ से नीचे तो कभी भी नहीं आते। तो मास्टर बोलता है, मुझसे मत पूछो, मुझे भी पता नहीं है। वहीं वे लोग उन लोगों को थोड़ी देर देखने के बाद चुपचाप ही वहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसको कि देखता हुआ लेडी बोलती है, आखिरकार चू कहाँ पर है? मुझे चिंता हो रही है कि वह कहीं किसी से लड़ाई ना कर बैठा हो। उसके इतना बोलते ही हम चू को वापस देखते हैं, जो कि उस बंदे से मार खा रहा होता है। वहीं वह बंदा उसे मारते हुए बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत अहंकारी बन गए थे क्योंकि तुमने एक सुअर को मार दिया था, पर तुम्हें पता होना चाहिए लड़ाई में घुसने से पहले तुम्हारा ओपोनेंट वह किस लेवल का है। खैर मुझे बताओ, अब तुम और कितने बार उठने वाले हो? मैं तुम्हारी हार को स्वीकार करने वाला हूँ, तो चलो इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। बाद में मैं सरदार के साथ चर्चा करूंगा कि तुम्हें आखिर किस तरह से पनिश किया जाए, इसलिए अब अपने पनिशमेंट को धैर्यपूर्वक इंतजार करो। इतना बोलते हुए वह वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी पीछे से चू उससे बोलता है, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। वह बंदा जिसको कि सुनता हुआ बोलता है, तुम छोटे कमीने कहीं के, परिणाम इससे कभी भी नहीं बदलने वाला है कि तुम कितनी बार दोबारा उठते हो। तो चू बोलता है, मैंने कहा मैंने हार नहीं माना है। तो वह बंदा बोलता है, अगर तुम इसे और भी ज्यादा कंटिन्यू करते हो तो तुम सच में मारे जाओगे। जो सुन चू बोलता है, फिर मार दो मुझे। पर इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और बेहतरीन स्टोरी में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।